अभी तक आपने सुना। वो दोनों जैसे अंदर बैठे वैसे ही रूहान के सारे गार्ड्स आकर अंदर बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी गालिब के शहर दिल्ली की सड़कों पर। रूहानी गाड़ी से बाहर देख रही थी। दिल्ली की बरसात में गीली होती सड़कें, ट्रैफिक और भी बहुत कुछ। उसके लिए ये सब बहुत नया था। आज पहली बार वो राजस्थान के बाहर आई थी। रूहान बहुत गौर से रूहानी को देख रहा था। अब आगे रूहानी रूहान के साथ एयरपोर्ट से उसके घर के लिए निकल गई थी। गाड़ी जब आकर एक बड़े से बंगले के बड़े से लोहे के गेट के पास रुकी तो गार्ड ने गेट खोला और गाड़ी गार्डन से होते हुए बंगले के दरवाजे पर आकर रुक गई। रूहानी की तरफ का दरवाज़ा एक नौकर ने खोला और दूसरी तरफ से आकर रूहान का दरवाज़ा दूसरे नौकर ने खोला। रूहान बाहर आया और रूहानी के पास आकर बोला, चलो अंदर चलें। ये बोल वो उसे लेकर अंदर बड़े से हॉल में आ गया। नौकरों ने जब रूहान के साथ रूहानी को देखा तो हैरान थे। एक तो रूहानी के राजस्थानी लिबास देखकर जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, उस पर एक लड़की का रूहान के घर इतनी रात में आना, ये दोनों ही बात उन सबको हैरान कर रही थी। इधर रूहानी ने हाल में खड़े अपनी नज़रों को दौड़ाते हुए मन में कहा, बताओ इतना बड़ा महल है इनका, इतना बड़ा बंगला यहाँ पर है, लेकिन दिल 1 इंच का नहीं है। शराफत की तो उम्मीद छोड़ दो, शांति का तो नामो निशान नहीं है, और बाकी बचा खुचा वो तो इनकी जन्मों की सहेली है। वाह रे ऊपर वाले, क्या कमाल की चीज़ बनाई है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रूहान ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, रूहानी इनके साथ जाओ, ये आपको आपका कमरा दिखा देंगे और कोई ज़रूरत हो तो मांग लेना इन सब से। ये बोल वो जाने लगा तो रूहानी ने उससे बोला, एक बात पूछूं? रूहान ने रुक के पीछे मुड़ के कहा, हाँ पूछो। रूहानी उसके पास जाकर धीरे से पूछी, ये आपका ही घर है? उसके ये पूछने पर रूहान उसे घूर के मुंह बनाकर देख रहा था। उसे देखते हुए रूहानी घबरा के हंसते हुए बोली, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोल वो वहाँ खड़ी एक औरत के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। रूहान जाती हुई रूहानी को देख कर बोला, कहाँ फंसा दिया आपने माँ, पता नहीं ये 2 दिन इसके साथ कैसे होने वाले हैं। ये बोल वो भी अपने कमरे में चला गया। वो औरत रूहानी को उसके कमरे में छोड़ के जाने लगी तो रूहानी ने उससे कहा, सुने कुछ खाने को मिलेगा? अरे मैम आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाने का इंतज़ार कराती हूँ, फिर आपको और सर को बुला लेती हूँ। ये बोलते हुए उसने कमरे में लगा हीटर चालू किया और चली गई। उसके जाते ही रूहानी ने दरवाज़ा बंद किया और सलोनी को कॉल कर दिया, पर सलोनी ने फ़ोन नहीं उठाया। रूहानी ने सोचा शायद वो कहीं बिजी हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। वो अपने बैग से कपड़े निकाल के वॉशरूम में चली गई। वो चेंज कर बाहर आई और अपने बारिश से कुछ गीले हुए चुके बालों को खोल दिया। उसने अपना दुपट्टा लेकर और शॉल ओढ़कर फ़ोन लेकर नीचे आई। उसने देखा नौकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे। रूहान अभी तक अपने कमरे में था। रूहानी नीचे आकर घर को देखने लगी। उसने देखा सारे हॉल की खिड़कियां बंद थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, पर पूरे घर की खिड़कियों को ऐसे बंद रखा है जैसे पता नहीं कौन सा चोर इनके घर में घुस जाएगा और सब चुरा के ले जाएगा। अरे एक तो गार्ड्स इतने तगड़े रखे हैं कि कोई भी आएगा बेचारा सीधा कान्हा जी के पास चला जाएगा। दूसरा अगर आ भी गया तो इतने बड़े घर का सामान समेटने में उसे पूरी रात बीत जानी है। तो कोई पागल ही चोर होगा। पर खैर चोर तो तब भी ठीक होता है, पर ये खड़ूस सिंह ठाकुर ये तो ऐसा ही रहने वाला है। ये बोल वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा रूहान खड़ा उसे देखे जा रहा था। ये देख रूहानी ने आंखों को फैला के अपने दांतों से नाखूनों को चबाता हुआ बड़बड़ाया, इन्होंने फिर से सुन लिया, बाप रे, ना जाने ये खड़ूस सिंह ठाकुर क्या करेगा। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, तुम बचपन से ही खुद से ऐसी ही बात करती हो या अभी अभी नया पागलपन शुरू किया है? चलो खाना खा लो, बड़बोली कहीं की। ये बोल वो आगे चल दिया। रूहानी चैन की सांस लेते हुए उसके पीछे चली गई। वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे। रूहान के सामने लाकर एक नौकर ने खाने की प्लेट सर्व की। रूहानी के सामने भी खाने की प्लेट दी। रूहानी की नज़र अब प्लेट पर गई तो वो बैठी रही, पर रूहान ने खाना शुरू किया। रूहानी वैसी ही बैठी थी। उसे वैसा बैठा देखकर रूहान ने कहा, आपको यहाँ सलोनी भाभी अपने हाथ से खिलाने नहीं आने वाली हैं जो ऐसे बैठी हैं। बड़ों की तरह अपने हाथ से खाना पड़ेगा आपको। मिस बड़ बोली। इस बात पर रूहानी ने उससे मुंह बना के कहा, आपके लिए बता दूं, मैं बच्ची नहीं हूँ जो दीदी हमें अपने हाथ से खिलाए। मैं अपने हाथों से खा लेती हूँ।
तो किस चीज़ का वेट कर रही हो? वो तो मैं खाना आने का वेट कर रही थी। ये बोल वो इधर उधर देखने लगी। रूहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, सामने जो है वो खाना है, उसे खाया जाता है मिस बेवकूफ़। इस पर रूहानी ने प्लेट को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या ये खाना है? ठाकुर साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मतलब ये उबली हुई सब्जियां, ये गाजर ककड़ी, ये खाना है? आप सच में पागल हैं क्या? मतलब कैसे आप मेरे साथ ये मजाक कर सकते हैं? मैं ये सब नहीं खाती। रूहान ने उसे देखकर घूरते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यही खाता हूँ, इसलिए यही बनता है यहाँ पर। देखिए ठाकुर साहब, मैं ये सब नहीं खा सकती, मुझे खाना चाहिए, मैं नहीं खा पाऊँगी ये सब। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ी और वहाँ खड़े सारे नौकरों को देखते हुए बोली, प्लीज़ आप सब कुछ ढंग का बना दें। आप कुछ भी ढंग का, जिसे खाना कहते हैं, ऐसा कुछ बना दें। एक काम करें, आप पूरी और आलू बना कर लाएँ, हम खा लेंगे। उसके कहने पर रूहान ने उन्हें इशारा किया तो वो सब चले गए। उन्हें ज़्यादा देखकर रूहानी ने रोनी सूरत बना के कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, सुनो तो। पर सब जा चुके थे। वो वापस से टिक के वहीं बैठ गई। रूहान ये देख के मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो खाए जा रहा था और तभी उसे किसी के सुबकने की आवाज़ आई। उसने सर उठा के देखा तो रूहानी रो रही थी और सुबक रही थी। ये देख उसने परेशान होते हुए कहा, रूहानी आप रो क्यों रही हैं? चुप हो, उसने उसे डांट दिया। उसके ऐसे डांटते ही ये बोलते ही रूहानी जोर से रो पड़ी। उसे ऐसे रोता देखकर रूहान घबरा गया। रूहानी के रोने की आवाज़ सुन सारे नौकर वहाँ आ गए थे। रूहान उसे देखते हुए बोला, रूहानी क्या हुआ, बताओ तो। अच्छा शांत हो जाओ, अच्छा आप शांत हो जाओ, मैं आपको नहीं डांट रहा। रूहानी ने सुबकते हुए कहा, आप गंदे हैं, खुद तो मज़े से खा रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, पूरे दिन से भूखी हूँ। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं आपकी मेहमान थी, पर आप, मैं दीदी को, बड़ी माँ को, सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। ये बोल वो नाक सिकोड़ते हुए रोई जा रही थी। रूहान ने नौकरों से कहकर खाना मंगवाया और उसे देते हुए कहा, ये देखो आपका खाना, अब शांत हो जाएं प्लीज़ और खा लें। ये देख रूहानी सुबकते हुए बच्चों की तरह प्लेट ले उसे घूर के देखते हुए पूड़ी तोड़ के खाने लगी। वो सुबकते जा रही थी और खाए जा रही थी। पर आज रूहान के नौकर कुछ ज़्यादा ही हैरान थे, क्योंकि रूहान कभी किसी के लिए ऐसे नहीं करता था। उन सब के लिए ये पहली बार था जब रूहान किसी लड़की के लिए केयर कर रहा था। रूहानी शांत हो चुकी थी और शांति से खाना खा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा, पर उसके हाथ साफ नहीं थे। वो फ़ोन जैसे उठाने वाली थी, रूहान ने उससे कहा, रुको मैं उठाता हूँ। ये बोल उसने फ़ोन उठा के स्पीकर पर करके उसके सामने रख दिया। रूहानी ने कहा, दीदी कैसी हो आप? उधर से सलोनी ने कहा, हम ठीक है नाडो, आप ठीक हो, खाना खाया? हाँ दीदी हम ठीक है, और आपने अपनी दवाइयाँ ली? बड़ी माँ और रानी दीदी ठीक है ना? आप अपना ख्याल रखना। जीजू कैसे हैं, कहाँ है वो? ये बोलते हुए रूहानी खाए जा रही थी। तभी आदित्य ने कहा, अरे हम तो ठीक हैं, पर आओ बताओ कैसा चल रहा है उस खड़ूस सिंह ठाकुर के साथ? ये सुनते ही रूहानी का खाता हुआ मुँह रुक गया और आंखें बड़ी कर वो रूहान की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए कही, अरे जीजू कौन खड़ूस सिंह, किसकी बात कर रहे हैं आप? रूहान उसकी बात पर गुस्से में उसे देखे जा रहा था। अरे वही हमारे छोटे साहबजादे, कैसे हैं? अभी चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ या नहीं? भाई हमने तो आपकी दीदी को बोला था। देखो सलोनी, तुमने शेर और हिरनी को साथ भेज तो दिया है, अब देखना है हिरनी को शेर क्या करता है। पर आप डरना मत, हम हैं आपके साथ। चलो अब आप भी थकी होंगी तो सो जाओ, और रूहान से हम सुबह बात कर लेंगे। ये बोल आदित्य ने फ़ोन रख दिया था। अब तो रूहानी की हालत ख़राब थी। वो डरते हुए रूहान की तरफ देखी और उसे दांत दिखा दिया। रूहान गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, फिर खुद के कदम रोक वापस से अपने कमरे में चला गया। ये देख रूहानी ने खुद से कहा, अरे कोई तो सोच के बोला करो, पता नहीं है खड़ूस सिंह ठाकुर अब क्या करेगा। हे कान्हा जी बचा लेना। बोल वो भी हाथ साफ कर अपने कमरे में चली गई और सो गई। सुबह का वक्त दिल्ली। रूहानी तैयार होकर सुबह ही नीचे रसोई घर में आ गई थी और आज खुद नाश्ता तैयार कर रही थी। नौकर डरे हुए थे, क्योंकि आज से पहले कभी रूहान के घर के किचन में कोई बाहर का आदमी नहीं गया था, और रूहान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके बनाए रूल्स तोड़े, जो आज रूहानी ने तोड़ ही दिया था। रूहान जब नीचे आया तो सब नौकरों की तरफ देखते हुए बोला, नाश्ता लगा दें, मुझे देर हो रही है। ये बोल वो डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठ गया। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो नीली शिफॉन सी सिंपल प्लेन सी साड़ी पहने, ढीला जूड़ा बनाए, जिससे उसके चेहरे पर एक लट आकर उसके चेहरे को छू रही थी। पल्लू को कमर में टाके, हाथों में एक कड़ा, माथे पर छोटी सी नीले रंग की बिंदी
पहने वो हाथों में ट्रे लिए कुछ नौकरों के साथ बाकी सामान लिए आ रही थी। इधर नौकरों की हालत ख़राब थी। रूहानी ने टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा, सॉरी, वो क्या है ना कि मुझे कल की तरह भूखा नहीं रहना था, इसलिए आज मैंने सुबह उठ के खुद के लिए नाश्ता बनाया, और जब मैं नाश्ता बना रही थी तब मुझे लगा आप भी तो नाश्ता करते ही हैं, तो इसीलिए आपके लिए भी बना लिया। वैसे मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। दीदी कहती है कि मेरे हाथों में जादू है, पर मैंने कभी खुद की तारीफ नहीं की है। आप खाएं। रूहान ने उसकी बात ख़त्म होने के बाद कहा, ओह, तो आप शांत भी होती हैं। हमें लगा आज तो आप चुप होने से रहीं, और वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी आप खुद अपने मुंह से खुद की बड़ाई कर रही थी। ये बोलते हुए उसने प्लेट सीधी की तो नौकरों ने नाश्ता सर्व किया। खाना देखकर रूहान ने कहा, मिस रूहानी, आपने क्या बनाया है? इतना अनहेल्दी खाना। आलू के पराठे, वो भी पूरे देसी घी में डूबे हुए, और ये खीर, और तो ये आलू की सब्जी। आप क्या चाहती हैं कि मैं ये सब खाकर बीमार हो जाऊं? रूहानी ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर खुद से कहा, चाहती तो मैं ये हूँ कि मैं आपको गांव के कुएं में धक्का मार दूं और आप उसमें गिर जाएं। वो ये बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने टेबल पर हल्के से मारते हुए कहा, रूहानी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या है ये? उसके ऐसा पूछने पर रूहानी ने कहा, अरे ठाकुर साहब, खा कर तो देखें। क्या हर बात और बच्चों की तरह कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और इससे आपकी कोई हेल्थ ख़राब नहीं होगी, समझे आप? ये बोलते हुए उसने एक प्लेट में खाना निकाल ही लिया था। देखो रूहानी, रूहान ने जैसे ही ये कहा वैसे ही रूहानी ने पराठा का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। रूहान खामोश हो गया। खा के बताओ कैसा है, ये बोल रूहानी ने खुद भी खा लिया। रूहान ने भी जब खाया तो उसे अच्छा लगा। वो अपनी प्लेट में रखे पराठे को चुपचाप खाने लगा। नील वहाँ आ गया। उसे देखते हुए रूहान ने कहा, हाँ नील, रुको, मैं बस अभी आया। उसने ये बोला और खीर खाते हुए उठ खड़ा हुआ और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, आप 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, ड्राइवर के साथ मैं आपको लेकर चलूँगा। ये बोल वो नील के साथ चला गया। रूहानी ने भी अपना खाना खाया और अपने कमरे में जाकर अपनी फाइल देखने लगी। फिर वो बैठकर उसमें काम करने लगी। इधर रूहान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी नील ने उसे याद दिलाया कि उसे रूहानी के साथ जाना है। वो बस निकल गई है, अभी कुछ देर में पहुंच जाएगी। ये कहकर नील चला गया। रूहान रूहानी का नाम सुन उसकी बातें याद कर मुस्कुरा दिया। उसे कल रात का रूहानी का बच्चों की तरह रोना, जिद करना सब याद आ रहा था। वो ये सब सोच के मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसके केबिन में बिना नॉक किए सारा आ गई। रूहान की असिस्टेंट रोजी ने उससे डरते हुए कहा, सर, मैं इन्हें रोक रही थी पर ये रुकी नहीं। कोई बात नहीं रोजी, आप जाएं। ये बोल वो ठीक से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रोजी उसके कहने पर चली गई थी। उसके जाते ही सारा ने उसे देखते हुए कहा, मैंने सुना है आपने मेरे साथ डील करने में मना कर दिया है। आपको पता है ना कि आज तक मुझसे कभी कोई डील करने के लिए मना नहीं करता, और तुमने मुझे मना किया। वाह, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई तुमसे। वैसे आप चाहें तो मैं आपको और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ। रूहान ने चेयर से उठते हुए कहा, पहली बात, मैं डील अपने मन से करता हूँ, वो और होंगे जो तुम्हारी जिस्मों की नुमाइश पर डील करते होंगे। और दूसरी, अगली बार मेरी केबिन क्या मेरे ऑफिस में आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना। अब आप जा सकती हैं। सारा उसके पास आते हुए उसके करीब आकर बहुत अंदाज से बोली, आप बहुत कुछ खो देंगे मिस्टर ठाकुर, सोच ले, क्या पता आपका फ़ायदा मेरे से ज़्यादा हो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी रूहान के ऑफिस का गेट खोलकर अंदर आ गई। सारा रूहान के काफ़ी करीब खड़ी उसे बहुत नज़ाकत भरे अंदाज से देख रही थी। उसका एक हाथ रूहान के सीने पर था और दूसरा उसके कंधे पर। इस वक्त रूहान गुस्से में कि तभी रूहानी आवाज़ देते हुए अंदर आई, ठाकुर साहब चलें। वो इतना बोलते हुए अंदर घुसी ही थी कि उसकी नज़र सारा और रूहान पर पड़ी। सारा उसे देखकर गुस्से में बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी की केबिन में बिना नॉक किए नहीं आते हैं? पहली बात कि नॉक वहाँ किया जाता है जहाँ परमिशन लेनी पड़े और आपका हक ना हो, पर यहाँ मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अनजान नहीं हूँ। वैसे आपकी मेहरबानी हो तो क्या हम अपने ठाकुर साहब को ले जाएं, क्योंकि हमें कहीं जाना है और देर हो जाएगी। चले ठाकुर साहब। ये बोल उसने सारा का हाथ रूहान के सीने और कंधे से हटा के नीचे किया और रूहान का हाथ पकड़कर टेबल पर रखा। उसका फ़ोन उठाते हुए बोली, अच्छा मिस मैडम, चलते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी, बाय। ये बोल वो रूहान का हाथ पकड़ के केबिन से बाहर ले आई। सारा उसकी ऐसी हरकत पर आग बबूला हो चुकी थी। इधर रूहान को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बस रूहानी को देख रहा था। अब सिर्फ रूहान ही नहीं बल्कि रूहान
का सारा स्टाफ भी ये देखकर हैरान था कि कोई लड़की उनके सर का हाथ पकड़े ले जा रही है और सर खामोश है। उन सबको देखती हुई रूहानी रुकी और बोली, क्या हुआ? आप सब तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपके सर को कोई एलियन लेके जा रहा है। चिंता मत कीजिए, आपके सर को सही सलामत भेज दूंगी। अब आप अपना काम करें। ये बोल वो रूहान को वहाँ से ले करके बाहर आई और लिफ्ट के अंदर आ गई। रूहान ने उससे हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या हरकत है रूहानी, तुम पागल हो? इस तरह आप हमें लेकर आई, जानती भी हैं सब क्या सोचेंगे। और ये मेरा ऑफिस है, आपके बड़े पापा का महल नहीं जहाँ आप कुछ भी करें। देखिए ठाकुर साहब, एक तो मैंने उस चुड़ैल से आपकी इज्जत बचाई, नहीं तो पता चलता इतने बड़े ऑफिस का मालिक अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाया। अरे शुक्रिया कहो हमें आप, पर नहीं, वो तो आपने सीखा ही नहीं है। अब चलें, मुझे देर हो रही है, कहीं पता चला कि सर मिले नहीं। ये बोल वो लिफ्ट से बाहर आई। रूहान गुस्से से उसके पीछे निकल के आया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही रूहानी ने फिर उससे कहा, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। आप मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी ले चले और उसके बाद घुमाने। अब 2 दिन यहाँ हूँ तो सोच रही हूँ कि बोर होने से और आपसे लड़ने से तो अच्छा ही है कि मैं ज़रा कहीं घूम लूँ, तो आज की छुट्टी समझे। ये बोल वो जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और गुस्से में उसे देखते हुए बोला, शांत, एकदम शांत। बोलना शुरू करती हो तो चुप भी नहीं होती हो। पहली बात, आप मेरे साथ चल रही हैं, अपनी फाइल देंगी, वापस आपको घर छोड़ूंगा और आकर यहाँ अपनी मीटिंग करूँगा। आप घर पर रहेंगी, समझी आप? ये बोल उसने उसका हाथ पकड़ गाड़ी में बैठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रूहानी मुंह बनाए बैठी थी। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, सीट बेल्ट लगाओ रूहानी। उसके कहने पर रूहानी चुपचाप सीट बेल्ट लगाने लगी, पर उससे लगी नहीं रहा था। ये देखकर रूहान उसकी तरफ बढ़ा और सीट बेल्ट लगाने लगा। इस वक्त रूहानी के बहुत पास था, जिससे रूहानी को एक अलग एहसास हो रहा था। रूहान ने जब देखा कि वो रूहानी के बहुत पास है तो एक वक्त के लिए उसकी नज़र रूहानी के चेहरे पर रुक गई। उसने सीट बेल्ट लगाई और उसकी साड़ी का पल्लू, जो इस वक्त पेट से हट के सीट बेल्ट से उठ गई थी, उसे ठीक कर वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। पर कोई था जो इन दोनों की नज़दीकियां देखकर चल रहा था, और वो थी सारा। सारा ने रूहान को जब रूहानी के इतने करीब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आई। उसने अपने हाथ में लिए फ़ोन को अपने ही हाथों में भींच लिया और खुद से बोला, लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो गए लड़की, जो तू इस तरफ बीच में आई है और सारा खान के हाथों से उसे ले गई। अब तू देख क्या होता है तेरे साथ। ये बोल सारा अपने लोगों के साथ वहाँ से चली गई। इधर राजस्थान महल में पूजा की तैयारी हो रही थी। साची जी बैठी रानी को सारी चीज़ें लिखवा रही थी। तभी सलोनी रूपा के साथ उनके पास आई। उसे देखते हुए साची जी ने कहा, सलोनी आओ बैठो। देख रहे हैं जब से रूहानी गई है तब से आपको भी जैसे कुछ बहुत मज़ा आ रहा है। इस पर उन्होंने उसे सहारा देकर आराम से सोफे पर बैठा दिया और उसके कमर के पास छोटे तकिए रख दिए। तभी रूपा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब से दीदी गई हैं भाभी एकदम फ्री हो गई हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और आदित्य भैया भी रात में आते हैं तो वो भी बेचारे क्या बोले, सुनती भी कहाँ है किसी की। इस पर सलोनी ने गुस्से में छोटे बच्चों की तरह एक हाथ उसे मार दी। ये देख रानी और साची जी हंस दी। उन्होंने सारी लिस्ट बनवा के उसे मंगवाने का बोल दिया। रानी वहीं सभी के पास बैठी थी। साची जी ने कहा, पता चला कि शेर के साथ हिरनी कैसे है, कहीं हिरनी शेर का शिकार तो नहीं हो गई। ये बोल वो हंस दी और उनके सब भी हंस दिए। इस पर रानी ने भी बोला, हाँ जानना तो हमें भी है कि क्या हो रहा है आखिर दिल्ली में। कहीं वहाँ का मौसम देवर जी और रूहानी के जाने से बदल तो नहीं गया, कहीं ठंड की जगह मौसम में गर्मी तो नहीं आ गई। उसकी बात पर सब हंस दिए। सलोनी ने सबकी बातें सुन कहा, नहीं दीदी, अभी तो वहाँ का माहौल सही है। कल बात हुई थी तब तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुआ है वहाँ, ऐसा कुछ लगता है अभी तक देवर जी शांत हैं और रूहानी ने कोई गलती नहीं की है। मैं तो देवी माँ से मना रही हूँ कि आगे भी ऐसे ही हो और वो दोनों बिना लड़े वापस आ जाएं। हमारे मनाने से क्या होगा बहू, वो दोनों तो लड़ने ही वाले ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है दोनों की कुंडली में लिखा है लड़ाई करना एक दूसरे से। देखते नहीं, रूहानी जब भी रूहान के बारे में बोलती है तब रूहान ना जाने कहाँ से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सारी बातें सुन लेता है। कभी कभी रूहानी की बातें हमें सच लगती है, भूत ही है ये बेचारी रूहानी, क्या हो रहा होगा उसके साथ। पर हमें तो तब मज़ा आता है जब हम वहाँ सामने होते और उन दोनों को लड़ता हुआ देखते।
ये बोल साची जी हंस दी, उनके साथ बाकी सब भी। पर कोई था जो ये बातें सुन रहा था, और वो भी छुप कर। और वो और कोई नहीं, केसर थी। उसने सारी बातों को सुन के केसर को पता चल गया था कि रूहान के साथ गई है, वो दोनों एक साथ हैं। उसके दिमाग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, और दिल्ली में रूहानी ने अपनी फाइल अपने प्रोफेसर को दे दिया था और गुस्से में कार में बैठी थी। रूहान उसको फूला हुआ मुंह देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी रूहानी ने गुस्से में कहा, मुझे भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो खा लें चल के। ये सुन रूहान ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दिया। कुछ देर में वो एक 5 स्टार होटल के सामने गाड़ी खड़ी की और रूहानी की तरफ का दरवाज़ा खोल उसे उतरने को कहा। रूहानी उतर के नीचे आई। रूहान ने चाबी वहाँ खड़े गार्ड को ले दिया। वो लेकर गया, गाड़ी पार्किंग में लगा दिया। रूहानी के साथ अंदर गया तो वहाँ का मैनेजर उसे देख खुद उसके पास आ गया। उसके सामने खड़ा हो उससे बहुत रिस्पेक्ट से के साथ बोला, सर गुड आफ्टरनून, इन्हें लंच कराएं, हम अभी एक मीटिंग से आते हैं, और देखें इन्हें तीखा कम देना क्योंकि ये खुद बहुत तीखी हैं। ये बोल वो मुस्कुरा दिया। तो वहाँ के मैनेजर को ये देखकर हैरानी हुई कि रूहान सिंह ठाकुर मजाक कर रहा था, क्योंकि रूहान कभी किसी से मजाक छोड़ो किसी के साथ हंसता भी नहीं था, और ये पहली बार था जब वो इस तरह से हंस के मजाक कर रहा था। रूहान जब जाने लगा तो रूहानी ने उससे कहा, मैं अकेले नहीं खाती, मेरी आदत नहीं है, बैठें, मैं बस 15 मिनट में आ जाऊंगा। ये बोल वो चला गया। मैनेजर रूहानी को लेकर टेबल नंबर 25 पर आ गया। उसने कुर्सी खींची तो रूहानी बैठ गई। मैम आप ऑर्डर दे दें, जब तक सर आ जाएंगे आपका खाना भी आ जाएगा। उसकी बात सुन रूहानी ने ऑर्डर कर दिया। मैनेजर चला गया। रूहानी बैठी फ़ोन को देखने लगी। रूहानी ने अपने सारे बालों को एक तरफ कर लिया। पीछे बैठे सारे लड़के का नज़र अब रूहानी पर थी। वो बैठी इस बात से बेखबर कि सब उसे घूर के देख रहे थे। कुछ देर में रूहान जब उसके पास आया तब उसने देखा रूहानी को उसके पीछे बैठे लड़के घूर कर देख रहे थे। वो गया और एक कुर्सी लेकर उन लड़कों के पास बैठ गया जिससे वो रूहानी को देख नहीं पा रहे थे। उसमें से एक नए ने कहा, ओ हट, देख नहीं रहा है, हम बैठे हैं, चल निकल यहाँ से। इस पर रूहान ने बहुत शांति से उन्हें कहा, बैठो, मुझे क्या है, पर जिसे आप देख रहे थे उसे देखना बंद करो और अपने टेबल पर ध्यान रखो, नहीं तो दोबारा यहाँ आने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो जाने लगा तो उसमें से एक बोला, क्यों, तेरी है क्या? रूहान रुक के उसके पास गया और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी नहीं तो किसी की नहीं है, समझा? चल बैठ और अपना खाना एंजॉय कर, मुझे दोबारा ना आना पड़े। उसके ऐसा कहने पर वो लड़का डर गया था। रूहान वापस रूहानी के पास आया और उसकी सॉल ठीक करते हुए बोला, ऑर्डर किया आपने? ये बोल वो उसके सामने की चेयर पर बैठ गया। मैनेजर वेटर के साथ आया और टेबल पर खाने की प्लेट रखते हुए बोला, सर आज आप पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए तो हमारी तरफ से आप दोनों के लिए एक स्पेशल डिज़र्ट। ये सुनते ही रूहान और रूहानी की एक दूसरे को देखने लगे। रूहानी ने कहा, ओ मिस्टर, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ओ तो आप इनकी मंगेतर हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं इनकी मंगेतर भी नहीं हूँ। मतलब आप इनकी वाइफ हैं? सॉरी मैम, आपसे पहली बार मिले हैं, इससे पहले आप कभी सर के साथ आई नहीं थी तो हमें पता नहीं, इट्स माय मिस्टेक। देखिए ना, मैं इनकी मंगेतर हूँ, ना मैं इनकी वाइफ हूँ और ना ही गर्लफ्रेंड हूँ। रूहानी को ऐसे गुस्से में देखकर रूहान को हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी रोककर मुस्कुरा रहा था। इधर उधर देखकर उसने रूहानी को परेशान करने को कहा, अरे मैनेजर साहब, अभी हमारी श्रीमती जी थोड़ा गुस्सा है, ये अक्सर ऐसे गुस्सा हो जाती है जब इन्हें भूख लगती है, आप जाएं और थैंक्स फॉर दिस। उसके बोलने पर मैनेजर चला गया और रूहानी हैरान होकर उसे देखते हुए बोली, पागल हैं आप, क्या उल्टा सीधा आप बोले जा रहे थे, बहुत गंदे हैं आप। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? देखिए ठाकुर साहब, ये गलत बात है। उसकी बात पर खाना अपनी प्लेट में निकालते हुए बोला, क्यों, अब क्या हुआ? तब ख्याल नहीं आया जब मेरे स्टाफ और उस सारा के सामने से मेरा हाथ पकड़ के ले आई थी और ये भी बोला कि क्या हम हमारे ठाकुर साहब को ले जाएं, तब आपको ख्याल नहीं आया इन सब का? अब चुपचाप से खाना खाएं। ये बोल वो खाने लगा। रूहानी भी मुंह बना के खा रही थी। वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ रूहान के एक जानने वाले आ गए। वो थोड़ा बुजुर्ग थे। उन्होंने उसे देखते हुए उन्होंने कहा, और रूहान सिंह ठाकुर कैसे हैं आप? उन्हें देखते हुए रूहान ने हैरान होकर कहा, अरे सिसोदिया साहब, आप यहाँ? रूहानी, ये सिसोदिया सर हैं। उसके कहने पर रूहानी ने उठ के उन्हें नमस्ते किया। सिसोदिया जी उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीते रहो, बस 2 दिन हुए हैं यहाँ आए, पर हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे।
उनके ऐसा कहने पर रूहान ने उनकी तरफ देखकर कहा, कैसी बात? और क्या छुपाया मैंने आपसे? यही कि आपने इतनी प्यारी बेटी से शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। ये तो गलत बात है। उनके ये कहते ही रूहानी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। रूहान से जब सिसोदिया साहब ने ये कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि रूहान ने शादी कर ली और उन्हें बताया भी नहीं। रूहान और रूहानी तो ये बात सुन बहुत हैरान और परेशान हो गए। रूहान ने उनसे कहा, सर ऐसी बात नहीं है, ये तो बस मेरी। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी सिसोदिया साहब ने उसकी बात काट दी। अरे बरखुरदार, आप चुप करें। अरे इतनी भी क्या कंजूसी कि शादी ही छुपा ली आपने। हम काम के सिलसिले में बाहर क्या गए, आपने तो शादी कर ली और शादी करने के बाद मिले भी तो उसे छुपा रहे हो। हम जानते हैं तुम पार्टी नहीं देना चाहते, पर हम तो पार्टी लेकर रहेंगे। और हाँ, मोहन बता रहा था कि किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको हमसे बातें करनी है। चलो फिर तय रहा, मैं कल शाम खाने पर मिलते हैं और आपके पत्नी के हाथ का खाना खा के प्रोजेक्ट आपको देते हैं। चलो बाय। ये बोल सिसोदिया जी बिना रूहानी की बात सुने चले गए। वो दोनों जाते हुए उन्हें देख रहे थे। उनके जाते ही रूहानी को बहुत गुस्सा आया। वो रूहान की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखकर बोली, आप खामोश क्यों थे? बताया क्यों नहीं आपने कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है? अरे बताने का मौका ही दिया नहीं उन्होंने, किसी की सुनी ही नहीं, बस खुद का सुना के चले गए। मैं क्या बोल रहा था वो तो सुने ही नहीं, ऊपर से बोल दिए घर पर खाने पर आऊँगा, तब प्रोजेक्ट पर बात करूँगा। हद है, जब से मिली हो तब से मुसीबत में ही हूँ मैं। आप हैं मुसीबत, मैं तो मैं हूँ। अरे जब से मिले हैं आप मेरी ज़िंदगी से सुख चैन चला गया है। ना जाने क्यों मैंने आपको बुलाया, क्यों रोका आपको मैंने। अब तो खुद पर गुस्सा आ रही है। रूहानी ये बोल ही रही थी तभी वेटर बिल लेकर आया और उसे देते हुए बोला, सर योर बिल। आप पेमेंट कैसे करेंगे, कार्ड से या कैश से? उसके इतना बोलना ही था कि रूहानी ने गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारे सर से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ बात कर रही हूँ मैं। ये देखकर रूहान ने उसे शांत कराते हुए बोला, ये ले जाओ, वो थोड़ा पागल है। ये बोलती हुए उसने उसे पैसे दे दिया और उधर रूहानी ये सुनकर उसे घूर के देखती हुई बोली, अच्छा मैं पागल हूँ और आप क्या हैं, इतना बड़ा पागलपन करके बैठे हैं, ना जाने कब अकल आएगी। ये बोल वो अपना बैग उठा के वहाँ से गुस्से में चली गई। उसके जाने के बाद बेटर ने कहा, कोई बात नहीं सर, अक्सर सारी पत्नियाँ ऐसी ही होती हैं, वो कभी अपनी गलती मानती ही नहीं हैं और आखिर में हमें ही सब मान कर माफ़ी मांगना पड़ता है। ये बोल बेटर चला गया। उसके जाते ही रूहान भी जल्दी से बाहर गया। वो बाहर आया तो उसने देखा रूहानी बाहर नहीं थी। उसने वहाँ खड़े गार्ड से पूछा, वो जो नीले रंग की साड़ी में लड़की निकली थी वो कहाँ है? उस गार्ड ने कहा, जी वो तो अभी बाहर निकल के गई हैं, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी। उसके बोलते ही रूहान जल्दी से बाहर गया तो उसे रूहानी कहीं नहीं दिखाई दी। कहाँ गई ये लड़की? एक तो यहाँ के बारे में कुछ जानती नहीं है। रूहान परेशान सा बाहर आ गया और सड़क पर रूहानी को खोज रहा था। तभी उसे सामने सड़क के उस पार रूहानी एक गोलगप्पे की स्टॉल के पास दिखी। वो जल्दी से रोड क्रॉस कर उसके पास गया तो देखा रूहानी गोलगप्पे खाई जा रही थी। रूहान उसे देखकर बोला, तुम पागल हो, यहाँ क्या कर रही हो? मैं कितना घबरा गया था पता है तुम्हें, और तुम यहाँ गोलगप्पे खा रही हो। उसने जैसे ये कहा रूहानी ने उसके मुंह में गोलगप्पे डाल दिए, जिससे उसका बोलना बंद हो गया और वो उसे आंखें फाड़े देख रहा था। रूहानी ने खाते हुए कहा, कभी शांत भी रहा करें आप ठाकुर साहब। रूहान ने गोलगप्पे खा के जैसे दोबारा मुंह खोला वैसे ही रूहानी ने उसके मुंह में दोबारा एक और गोलगप्पे डाल दिया और उससे बोली, अब जो हो गया सो हो गया। अब सोचना ये है ठाकुर साहब कि आगे क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में तो हम हैं ही हैं दोनों, तो सॉल्यूशन खोजना होगा। अब बताओ क्या करना है? वैसे बिना खाए मेरा दिमाग नहीं चलता है और मुझे गुस्सा आने लगता है, तब मुझे कुछ खाने को चाहिए होता है। आप बताओ क्या करना है अब? रूहान देख रहा था कि रूहानी ने बातों बातों में काफ़ी गोलगप्पे खा लिए थे और उसे लगा अब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो उसने उसके हाथ से प्लेट लेकर सामने ठेले वाले को दिया और पैसे दे दिया। उसे रूहानी का हाथ पकड़कर वापस लेकर कार के पास आया, उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रूहानी ने उसे मुंह बना के देख रही थी। उसने खुद से कहा, खुद खाते नहीं हैं और मुझे खाने नहीं देते, ऐसे तो इंसान बिना खाए ही मर जाएगा, खड़ूस सिंह ठाकुर कहीं का। रूहान रूहानी को लेकर घर आया। रूहानी अपने कमरे में चली गई और रूहान वापस ऑफिस में चला गया। रूहानी कुछ देर साची जी और सलोनी से बात कर ऐसे ही बैठे कुछ पढ़ने लगी। रात का वक्त रूहानी का घर। रूहान जब रात में घर आया तो देखा घर में शांति थी।
जो रूहानी के होने पर इम्पॉसिबल थी। पर वो बिना कुछ पूछे किसी से अपने कमरे में चला गया। चेंज कर जब वो बाहर आया तो उसने एक नौकर से पूछा, रूहानी कहाँ है? नौकर ने उसे देखते हुए कहा, सर वो अपने कमरे में जब से आई हैं अभी तक नीचे नहीं आई हैं। ये सुन रूहानी के कमरे की तरफ चल दिया। उसने कमरे के पास आकर गेट पर नॉक किया पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे 2-3 बार खटखटाया पर फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। रूहान दरवाज़ा खोल के देखा तो रूहानी सो रही थी, खुद शॉल में लपेटे। बाहर बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़कियाँ भी खुली थी सारी, जिससे कमरा काफ़ी ठंडा हो गया था। रूहान ने जाकर बालकनी का दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद की और आकर रूहानी से बोला, रूहानी उठो, खाना खा लो। रूहानी ने उसकी आवाज़ पर आंखें खोल कर देखा तो रूहान सामने खड़ा था। आप कब आए? ये बोलती हुई रूहानी उठ के खड़ी होने लगी। बस अभी आया, चलो खाना खाओ। उसके कहने पर रूहानी आगे चलने लगी पर उसे जैसे चक्कर आ रहे थे। वो गिरने को हुई तो रूहान ने उसे पकड़ते हुए कहा, संभाल के रूहानी। और ये कहते हुए उसने उसके माथे पर हाथ रख देखा तो उसे बुखार था। उसने उसे देखते हुए कहा, रूहानी तुम्हें बुखार है, बताया क्यों नहीं किसी को? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस सोना अच्छा लग रहा था और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मुझे अभी भी नींद आ रही। ये कहते हुए रूहान के सीने में अपना मुंह छिपाने लगी। रूहान ने उसे बाहों में उठाया और वापस से बिस्तर पर सुला दिया। उसने बगल में रखा फ़ोन उठाया और नौकरों से बोलकर दवा का बॉक्स और खाना ऊपर मंगवा लिया। रूहानी आंख बंद किए लेटी हुई थी। रूहान ने उसे ठीक से कंबल उड़ाया और एक और कंबल लाकर उसे उड़ा दिया। उसके सिरहाने पर तकिया लगाया। नौकर दवा का डिब्बा और खाना रखकर चला गया। रूहान ने रूहानी को सहारा देकर सिरहाने से टेक के बैठा दिया। रूहानी बेमन से बैठी थी। रूहान ने जैसे उसे एक टुकड़ा खिलाया रोटी का, वैसे ही रूहानी का मन बुरी तरह खराब हो गया और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। ये देख रूहान ने उससे कहा, रूहानी क्या हुआ? पर रूहानी उसकी बात का जवाब न देते हुए अंदर गई और दरवाज़ा बंद उल्टी करने लगी। रूहानी जब बाहर आई तब रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और लिटा दिया। उसने पहले नील को कॉल किया और डॉक्टर के साथ घर पर आने को कहा। फ़ोन रखकर वो रूहानी की तरफ देखकर बोला, हो गया ना फूड पॉइजनिंग? और खाओ गोलगप्पे। वो तो मैं तुम्हें वहाँ से पकड़ के ले आया, नहीं तो पूरा स्टॉल खाली करके ही फिराक में थी। सोचना नहीं है इन्हें। अब तो खुश होगी ना आप? ये बोलते हुए उसने नौकर से नमक, चीनी, नींबू का घोल मंगवाया और खुद उसके पास बैठ गया। कुछ देर में डॉक्टर आए, उसे चेक करके बोले, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, इन्हें हल्का खाना ही देना, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इन्हें ज़्यादातर पानी देना और सादा पानी मत देना इन्हें। और शरीर कमज़ोर होने की वजह से शायद बुखार हो गया है। बुखार की दवा ना दें आप इन्हें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आप बस, बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना आप। ये बोल डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर चले गए। नील भी उसके साथ चला गया। रूहानी रूहान के पास बैठ गया और नौकरों से कहकर एक बाउल में पानी और साफ कॉटन का कपड़ा मंगवाया। नौकर दोनों चीज़ें देकर दरवाज़ा बंद करते हुए चला गया। रूहान बिस्तर पर बैठे रूहानी को कंबल ठीक से उड़ा के उसके सर पर पट्टियाँ रखने लगा। कुछ वक्त बाद उसका बुखार उतर गया और उसे अच्छा फील हो रहा था। रूहान ने उसे बिठाया और कुछ हल्का खिला के दवा दी और उसे वापस लिटा दिया। रूहानी आंखें बंद किए लेटी थी। उसने हल्के से आंखों को खोल के देखा तो रूहान वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने उसे देखकर कहा, ठाकुर साहब खिड़की खोल दो ना, मुझे घुटन हो रही है। रूहान ने उसकी बात सुनकर खिड़की खोल दी और आकर वापस सोफे पर बैठ गया। उसने लेटी हुई रूहानी को देखते हुए बोला, एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछे। रूहानी ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, आज आपको गलत नहीं लगा कि सारा मेरे नज़दीक खड़ी थी और वो भी इतने? आपने कुछ गलत नहीं सोचा क्यों? इस पर रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, इधर आए आप, इधर आके बैठे। उसके कहने पर रूहान उसकी बगल की खाली जगह पर आकर बैठ गया। रूहानी ने फिर से आंखें बंद किए कहा, आप यहाँ आकर बैठे। आपको कुछ अजीब लगा या गुस्सा आया या आपको चिढ़ हुई? उसकी बात पर रूहान ने उससे कहा, नहीं क्यों? पर वो इसलिए ठाकुर साहब, जिस वक्त हम आपके केबिन में आए थे उस वक्त आपके हाथों ने सारा जी छुआ तक नहीं था और आप खुद को पीछे खींच रहे थे, पर सारा जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपसे चिपकी चली जा रही थी। आपको उनके पास जाने से अजीब लग रहा था, गुस्सा आ रही थी, चिढ़ हो रही थी, जो साफ तौर पर आपके आंखों में हमने देखा था। और अभी आप हमारे कहने पर भर से यहाँ बैठ गए बिना किसी चिढ़ के, गुस्से से। और आखिरी बार जो किसी लड़की के लिए अपने पिता भाई से लड़ जाता है, वो कैसे किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा करेगा? मुझे आप पर बहुत भरोसा है ठाकुर साहब, तभी तो बिना किसी झिझक के आपके साथ यहाँ आई। ये बोल रूहानी ने उसे आंखें खोल के देखा। रूहान उसे बहुत शांत भाव से देख रहा था। रूहानी मुस्कुरा के उसे देखे जा रही थी। आप मेरे सर को सहला दोगे, मुझे नींद आ जाएगी।
ये बोल रूहानी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कहने पर रूहान ने उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद रूहानी सो गई। रूहान उठ के खिड़की पर आया। उसने देखा बादलों के पीछे कोहरे में छिपता हुआ पूरा चांद बहुत सुंदर लग रहा था। आज पहली बार था जब रूहान को चांद देखकर अच्छा लग रहा था। उसने पीछे मुड़कर अंदर सो रही शांति में रूहानी के चेहरे को देखा, जो इस वक्त बहुत सुकून से सोए जा रही थी। उसने देखते हुए खुद को अपने मन में कहा, अजीब लगा था मुझे जब मैं आपके पास आता हूँ, पर उस अजीब एहसास में बहुत फ़र्क है रूहानी। मुझे नहीं पता क्या एहसास है ये। तुम्हारा पागलपन अच्छा लगता है, तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है। अजीब हो तुम, इतना दर्द है तुम्हारे अंदर, पर फिर भी हंसती हो, सबको हंसाती हो, सबका ख्याल रखती हो। तुम अजीब हो, सब अलग हो, सच में तुम रूहानी एहसास हो। ये बोलते हुए वो एक टक उसे देखे जा रहा था। सुबह का वक्त रूहानी का कमरा। रूहानी की जब आंखें खुली तो उसने देखा सुबह हो चुकी थी। उसने उठ के इधर उधर देखा पर रूहान कहीं नहीं था कमरे में। उसने धीरे से पैर नीचे रखा तो उसकी पायल आवाज़ कर गई। वो उठ के बाहर आई तो देखा रूहान हाल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब रूहानी नीचे आने लगी तो रूहान के कानों में उसकी पायल की आवाज़ गई, जिससे उसके होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उसने उसे सिर्फ अपने तक रखा। रूहानी नीचे आई तो रूहान ने न्यूज़पेपर फोल्ड करके रखते हुए कहा, उठ गई आप? कैसी है अब तबीयत? उसने ये बात बिना देखे उससे कहा था। रूहानी ने उसके पीछे खड़े हुए कहा, आपको कैसे पता ये हम हैं? रूहान उसके पास आते हुए बिना उसकी बात का जवाब देते हुए उससे बोला, देखे आपको बुखार तो नहीं है? जब ये कहते हुए वो उसके माथे को छूने लगा तो रूहानी पीछे हटकर घबरा के थोड़ा। इस पर रूहान ने थोड़ा हैरानी से कहा, देख कर कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। ये बोलते हुए उसने अपने कदम उसके पास बढ़ा दिया। रूहान ने चेक करके देखा तो उसका बुखार एकदम ठीक था। तभी नील ने आकर कहा, सर चलें, लेट हो रहा है। उसके बोलने पर रूहान ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, रूहानी आप कुछ हल्का खाना और हाँ प्लीज़ कहीं बाहर मत जाना, दवा लेकर आराम करना। मैं शाम तक आऊँगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आपके फ़ोन में है। मैंने भाभी से कुछ नहीं बताया तो आप भी मत बताना। ये बोल वो अपना कोट पहनते हुए चला गया। रूहानी उसे पीछे से मुँह बना के जाता हुआ देख रही थी। रूहानी अब घर में अकेली रह गई। वो पहले गई, नहा के रेडी हुई। जब नीचे आई तो एक सर्वेंट से पूछने लगी, ठाकुर साहब नाश्ता करके गए हैं? सर्वेंट ने उसे देखते हुए कहा, नहीं मैम, वो खा के नहीं गए हैं। ठाकुर साहब यहीं रहते हैं? नहीं मैम, वो तो इलाहाबाद में रहते हैं। यहाँ बस तब आते हैं जब उनकी मीटिंग होती है, वरना वो वहीं रहते हैं, वहीं से अपने सारे काम करते हैं। वो सर्वेंट ये बोलकर चली गई। रूहानी पूरा घर देखने लगी। उसने एक रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। देखा तो बहुत ही बड़ा कमरा था, बहुत सलीके से सब रखा हुआ था। नीले रंग का बेड शीट, सारी खिड़कियाँ बंद थी। उसने खुद से ही कहा, ये जरूर खड़ूस का ही कमरा होगा, ऐसा बंद बंद कमरा उसका ही हो सकता है। ये बोलते हुए उसने खिड़की खोल दी। रूहान के कमरे की सारी खिड़की बाहर बगीचे की तरफ खुलती थी। रूहानी ने देखा दोपहर के 12 बज गए थे। वो जल्दी से किचन में गई और कुछ बनाने लगी। उसने 1 बजे तक खाना बना के टिफ़िन में भर के एक नौकर को देते हुए कहा, इसे ठाकुर साहब को दे आओ। उसकी बात सुन नौकर चला गया। रूहान अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसकी असिस्टेंट रोजी उसके केबिन में नॉक करते हुए बोली, सर मैडम ने आपके लिए टिफ़िन भेजा है। ये सुनते ही रूहान की आंखें फाइल से रोजी पर गई, जो इस वक्त हैरान था, क्योंकि जब से वो अकेला था इन 15 सालों में उसके लिए कभी टिफ़िन नहीं आया था। वो बाहर से ही लंच करता था। उसने रोजी को देखकर पूछा, किसने भेजा है? रोजी ने कहा, जी आपके सर्वेंट ने कहा मैम ने भेजा है घर से आपके लिए। अच्छा लाओ तो जरा। उसके कहने पर रोजी ने उसे टिफ़िन दिया और चली गई। रूहान ने बॉक्स देखा और उसे खोलते हुए खुद से कहा, ये रूहानी ने भेजा है, लड़की पागल है क्या? ये बोलती हुई उसने टिफ़िन बॉक्स खोला तो उसमें एक पर्ची थी। उसने उसे खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, ज़्यादा गुस्सा मत करना, ये खाना इसलिए है कि आप जल्दी आओ और मुझे बिना गुस्सा किए घुमाने ले चलो, और जब आना तो आइसक्रीम ले आना, जिसे खुद खा के आप ठंडे हो जाओ और मैं खुश। तो अब खाना खाओ और जल्दी आना। ये पढ़ते हुए अब रूहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने पर्ची अपने पॉकेट में रखा और खाना खाने लगा। जब उसने लास्ट डिब्बा खोलने के लिए उठाया तो बॉक्स के कवर में एक पर्ची और थी। उसने उसे उठाया और खोल के पढ़ा तो लिखा था, मीठे में मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, इसलिए अपने पसंद का भेज दिया है, चूरमा तो खा लेना। रूहानी की लिखी पर्ची पढ़कर उसने टिफ़िन खोला और उसमें चूरमा देख उसे वो दिन याद आया जब रूहानी ने उसे दूध रोटी खिलाई थी अपने हाथों से।
ये सोच वो मुस्कुराते हुए चूरमा खा रहा था। उसने खाना ख़त्म करा और टिफ़िन बंद कर रख दिया। उसके बाद वो काम में लग गया। शाम होते वक्त उसे रूहानी की बहुत याद आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और फाइल बंद करते हुए वो उठा और कोट पहनकर फ़ोन उठा के बाहर आया। नील को अपने साथ लेकर वो घर की तरफ निकल गया। रूहान घर आ ही रहा था कि तभी उसके पास रूहानी का कॉल आया। वो फ़ोन उठा के बोलने ही वाला था कि रूहानी ने हड़बड़ाते हुए कहा, ठाकुर साहब, सिसोदिया जी अपने पूरे परिवार के साथ चले आए। आप जल्दी आएँ, हमें डर लग रहा है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलें। प्लीज़ आप जल्दी आओ। रूहानी और कुछ बोलती तभी पीछे से सिसोदिया जी ने कहा, अरे बेटा, रूहान से बात हुई क्या? निकल गया वो? रूहानी ने तेज आवाज़ में कहा, जी सर, बस आ रहे हैं। ये बोल वो रूहान से फिर बोली, सुने आप, प्लीज़ जल्दी आएँ। रूहान ने उससे कहा, आप चिंता मत करें, हम बस पहुंच रहे हैं। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। ड्राइवर से तेज़ चलाने को कहा। वो परेशान सा बैठा था। कुछ देर में वो घर पहुंचा और सीधा अंदर जाते हुए बोला, रूहानी। उसने इतना ही कहा था कि सिसोदिया जी के बेटे अतुल ने कहा, अरे रूहान जी, आप आ गए। उसकी आवाज़ सुन रूहान ने खुद को शांत किया और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उससे हाथ मिलाया, सिसोदिया जी को हेलो कहा और पूरे घर में रूहानी को खोजने लगा। उसे ऐसे इधर उधर देखते हुए अतुल ने कहा, जिसे आप खोज रहे हैं वो उधर है, देखें। ये बोल अतुल ने उसे सीढ़ियों से उतर रही रूहानी को दिखाया, जो एक औरत के साथ आ रही थी। उसने राजस्थानी भारी सा लिबास पहना था। पूरी तरफ से उसे सजाया गया था। मांग में सिंदूर था, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र था। वो आज हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूहान तो जैसे उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया था। रूहानी को उसके सामने खड़ा करते हुए उस औरत ने कहा, लग रही है ना अब आपकी दुल्हन? जब हम आए तभी बिल्कुल भी कहीं से नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। तब हमें इन्हें ज़बरदस्ती ले गए और सजा लाए। वैसे आपसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं है ठाकुर साहब जी की कि हमारी रूहानी कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी तो पलकें ही झपकना बंद हो गई है। ये सुनते ही सब हंसने लगे। रूहान तो जैसे उनके ये बोलने पर होश में आया था। रूहान ने उस औरत को देखते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इसकी सौम्या भाभी? उसकी बात सुनकर सौम्या ने कहा, अरे क्यों ज़रूरत नहीं थी? आखिर हम देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे आपकी पत्नी से, तो अच्छा तो लगना था इन्हें। चलें अब बैठे। उसके कहने पर सब बैठ गए। रूहानी रूहान को घूर के देख रही थी और बाकी जो नौकर थे वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। रूहान की नज़र सौम्या से बात कर रही रूहानी पर बार बार चली जाती। आप ऐसा भी कह सकते कि आज रूहान की नज़र रूहानी के चेहरे से हटाने का मन ही नहीं हो रहा था। रूहानी ने एक बार रूहान की तरफ देख के बेचारा सा मुंह बना के इशारे में कहा, ये सब क्या है? रूहान ने भी उसे इशारे करके शांत कर रहने को कहा। सिसोदिया जी और उनके बेटे बहू ने साथ में रात का खाना खाया। जब जाने लगे तो रूहानी को मुंह दिखाई और रूहान को प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल साइन कर दे गए। उनके जाते ही रूहानी ने चैन की सांस ली और रूहान से बोली, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो देख लेना आप ठाकुर साहब, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से रिश्ता है। पागल खुद भी हैं, दूसरों को भी कर देंगे। अजीब लोग हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं हैं और खुद चुप होते नहीं हैं। कान्हा जी बचाए ऐसे लोगों से। मैं कमरे में जा रही हूँ ये सब ताम झाम निकालने। ये बोल वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। रूहान उसे जाते हुए देख रहा था। जब रूहानी कमरे में गई तब रूहान भी अपने कमरे में चला गया। देखा तो कमरे की सारी खिड़कियां खुली हुई थी। कमरे के बगीचे से आ रही फूलों की खुशबू और ठंडी हवाएं। बाहर का मौसम काफ़ी खुशनुमा हो रखा था। कोहरा, बादल और तेज़ हवाएं। रूहान अंदर आया, दरवाज़ा बंद कर कोट उतार के बेड पर रख दिया और टाई खोल के चेयर पर। शर्ट के कुछ बटन खोल, हाथों की स्लीव्स को खोल के फोल्ड कर दिया और आकर खिड़की के पास खड़ा सोचने लगा। उसके सामने रूहानी का चेहरा आ रहा था। उसका दिल बेचैन था। आज उसे फिर से कुछ एहसास हो रहा था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरफ देखा जो टेबल पर रखे हवा से उड़ रहे थे। ना जाने क्या सोच वो कमरे से बाहर निकला तो देखा हॉल की लाइट्स ऑफ थी। शायद सब सो गए थे। उसने अपने हाथ की घड़ी पर देखा तो 12 बज रहे थे। उसने अपने कदम रूहानी के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वो दरवाजे पर रुका और कुछ सोचकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही रूहानी ने घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो रूहान खड़ा था। उसने बिस्तर पर रखा अपना दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठाकुर साहब आप इतनी रात को? हाँ, आपसे बात करनी थी, पर आप अभी तक ऐसे, हमें लगा शायद आपने। ये बोल वो खामोश हो गया। हाँ, हम चेंज करने जा रहे थे पर दीदी का कॉल आ गया। हम बात करने लगे और फिर जब ये सब उतारने लगे तो हार फंस गया और चुप भी रहा था। ये निकल ही नहीं रहा। ये बोल वो एक बार फिर से कोशिश करने लगी। रूहान ने ये देखा तो बिना कुछ कहे
बस दरवाज़ा बंद किया और धीरे से उसके पास बढ़ी। उसने रूहानी के बालों को उसके पीठ से हटा के आगे रखना चाहा तो रूहानी घबरा गई और मुड़ने लगी। तो रूहान ने उसके कंधे पकड़कर उसे वैसे ही खड़े होने को कह दिया और खुद उसके बालों को एक तरफ कर हार की डोरी को देखने लगा। कमरे में हल्की रोशनी के साथ चांद की रोशनी बिखरी थी जो इस वक्त रूहानी और रूहान पर पड़ रही थी। रूहान ने उसके हार की डोरी खोल जब उसे निकालने लगा तो रूहानी को टीस सी मची। उतने भारी हार से रूहानी का गला छिल सा गया था और रेसेस भी हो गया था। रूहान ने हार ड्रेसिंग टेबल पर रखा और रूहानी को अपनी तरफ करके उसके आगे के बालों को पीछे कर दिया। उसकी नज़र गले पर गई तो वो लाल हो रखा था। उसने नारियल के तेल को उठा के उसके गले पर लगाने लगा। रूहानी उसके पास होने से उसकी छूने से सिहर रही थी। रूहान ने देखा रूहानी की आंखें बंद थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने रूहानी को कमर से पकड़ के अपने पास खींच लिया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। रूहानी घबराई हुई सी उसे देख रही थी। रूहान ने उसे देखते हुए पूछा, आज आप खामोश क्यों रहीं? जब सौम्या भाभी ने आपको सजाया तो आप बोल सकती थी ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। आप मिसेज रूहान सिंह ठाकुर नहीं है, आप मेरी कोई नहीं है, तो आप खामोश क्यों रहीं? रूहानी ने घबराते उससे कहा, मैंने उनसे बोलना चाहा पर वो सुनना ही नहीं चाह रही थी कुछ, बस वो मुझे ऐसे सजे देखना चाहती थी। रूहान ने उसके चेहरे की घबराहट देखते हुए उसकी चूड़ी भरे हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया और चूड़ियों को एक एक कर उसके हाथों से निकालते हुए फर्श पर गिराते हुए उससे बोला, जब हमने आपको शांत रहने को कहा तो आप शांत क्यों हो गई? बोल देती सबके सामने कि ये जो हो रहा है वो गलत है। बोल देती सिसोदिया जी से कि आप मेरी पत्नी नहीं। उस दिन उन्हें गलतफहमी हो गई थी, क्यों नहीं कहा आपने? रूहानी ने अपने पल के झुका के कहा, आपने कहा शांत रहो। मुझे लगा आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, इसलिए आप अभी कुछ कहना चाहते ही नहीं थे, शायद बाद में कहें उनसे। रूहान ने उसे और पास लाते हुए उसके चेहरे को उठा के कहा, रूहान सिंह ठाकुर इतना भी कमज़ोर नहीं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल करे। मैंने आज तक जो भी हासिल किया है खुद के बलबूते पर किया है। मैंने आपको इसलिए शांत होने को नहीं कहा था। इस बार रूहानी ने उसकी बात सुन उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या बात थी? आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुश थी, थोड़ी चिढ़ी हुई थी, पर कुछ और भी था जो मैंने महसूस किया था आपकी आंखों में रूहानी। जब भाभी आपको लेकर नीचे आई तो आप बहुत शांत थी, एक दर्द था आपकी आंखों में। क्यों, जान सकता हूँ? रूहानी ने उसके नज़दीक खड़े हुए उससे कहा, आज जब सौम्या जी हमें तैयार कर रही थी तब इस श्रृंगार का, इस मंगलसूत्र का और सिंदूर का मतलब बता रही थी। उनसे कैसे कहते हम कि हमारी ज़िंदगी में ये सब नहीं है। डर गए थे ये सब सोच के कि अगर उन्हें पता चला कि हम एक नाजायज़ लड़की हैं तो वो भी वही सब सोचने लगेंगी। कैसे बताती उन्हें कि जिस सिंदूर के बारे में, जिस मंगलसूत्र के बारे में वो मुझे बता रही हैं ठाकुर साहब, वो कभी नहीं आ सकती हमारी ज़िंदगी में। आखिर क्यों कोई एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके पिता का नाम का पता नहीं है, जिसे जन्म देने वाली माँ का नाम तो है पर उसके पिता का नाम नहीं है? ये बोल वो रो दी थी। रूहान ने ये सुनते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे रूहानी के दर्द से दर्द हो रहा था। उसके सीने लगी रूहानी ने उसे कस के पकड़ लिया। रूहानी ने उसके बाहों का सहारा पाया तो जैसे पिघल के रो दी। रूहान ने उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहा, रूहानी, आपसे कहा है ना हमने कि आप नाजायज़ नहीं हैं। नाजायज़ रिश्ते होते हैं, इंसान नहीं। आप क्यों ये सब सोचती हैं? निकाल दें खुद के जेहन से ये सब और मत सोचे कभी ये सब। ये बोल उसने रूहानी को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटाते हुए उसे कंबल उड़ा दिया और वहीं उसके पास बैठ गया। रूहानी अभी भी उसके सीने में मुंह छुपाए सुबक रही थी। रूहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहा, रूहानी शांत हो जाओ और भूल जाओ। और आपका पूरा नाम रूहानी मनोहर चौहान है जो आपके मौसा जी ने आपको दिया है। आप शान से कह सकती हैं आप उनकी बेटी हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका पिता कौन है, कहाँ है? आपको बस याद ये रखना चाहिए कि आपको पालने वाला कौन है, किसने आपको प्यार किया, कौन आपके साथ खड़ा रहा, और वो थे आपके मौसा जी और आपकी दीदी। तो बस यही याद रखें आप। चले सो जाएं अब। ये बोल उसने रूहानी के आंसू पोंछे और उठने लगा तो रूहानी ने उसके शर्ट की कॉलर को कस के मुट्ठी में पकड़ लिया। रूहान ने देखा रूहानी अभी थोड़ी घबराई हुई थी। वो वापस उसके पास बैठ गया और उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ, आप सो जाओ। रूहानी ने आंखों को बंद कर लिया।
रूहान उसके बालों को सहला रहा था। रूहान अब रूहानी का हमदर्द बन रहा था। उसके दिल में रूहानी के लिए एहसास था। वो रूहानी को खुश देखना चाहता था, पर अभी उसे खुद नहीं पता था कि वो बदल रहा था। क्या होगा इनकी नज़दीकियों का असर? क्या होगा रूहानी को रूहान के इस एहसास का एहसास? सुबह का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी रूहान की बाहों में आराम से सो रही थी। रूहान की नींद खुली तो उसने रूहानी को अपनी बाहों में पाया। इस वक्त घड़ी में 5 बज रहे थे। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, अंधेरा भी बहुत हो रखा था। रूहान ने सोती हुई प्यारी सी रूहानी को देखा, जिसने उसके सीने में अपने आप को बच्चों की तरह छुपा रखा था। रूहान का दिल एक वक्त के लिए जोरों से धड़क उठा। उसने रूहानी का सर बहुत आराम से तकिए पर रख दिया। वो बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। इस वक्त रूहानी के चेहरे पर सुकून था। वो बहुत गहरी नींद में थी। रूहान ने उसके माथे पर हल्के से चूम लिया और उसे ठीक से सुला के बाहर आ गया। वो अपने कमरे में आया और वॉक के लिए रेडी होकर निकल गया। जब रूहान वॉक से वापस आया तो देखा रूहानी बैठी नाश्ता कर रही थी। उसे देखते ही रूहानी भाग के उसके पास आई और बोली, ठाकुर साहब, आप बिजी हैं क्या आज? अगर नहीं तो प्लीज़ क्या हमें शॉपिंग पर ले जाएंगे? वो दीदी ने और बड़ी माँ ने कुछ कपड़े बोले हैं लाने के लिए, तो ले जाना है। चलेंगे ना आप? प्लीज़ ना मत बोलना आप, उसका नॉन स्टॉप बोलना सुन रूहान ने उसे अजीब सा मुंह बना के देखते हुए कहा, एक फेविकोल ले लो अपने लिए। ये सुन रूहानी ने ना समझते हुए उससे कहा, क्यों? मैं क्या करूँगी उसका? उसे अपने मुंह पर लगा लेना तो आपके आसपास के लोग कम सर दर्द से मरेंगे। ये बोल वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसे जाता हुआ देखकर रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, खुद को नहीं देखते, जब देखो मुझे बोलेंगे खड़ूस सिंह ठाकुर। ये बोल वो वापस आकर बैठ के नाश्ता करने लगी। कुछ देर में रूहान निकल के बाहर आया और बैठ के चाय पीने लगा। रूहानी उसे घूर के देख रही थी। रूहान उसे कनखियों से देख रहा था। उसने नाश्ता ख़त्म करा और उठ के जाने लगा तो रूहानी ने खुद से कहा, खड़ूस सिंह कहीं का, एक काम बोला वो भी नहीं करेगा। ये बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने पीछे मुड़ के उसे देखते हुए कहा, अब क्या ऐसे चलोगी बाहर शॉपिंग करने? जल्दी करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये सुनते ही रूहानी खुश होते हुए उठी और उससे बोली, चले, मैं तो रेडी हूँ। उसकी बात पर रूहान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो रूहानी ने राजस्थानी लहंगा पहना था और दुपट्टा लेकर बालों का जूड़ा बना रखा था। रूहान ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, ऐसे चलोगी आप? मैं नहीं ले जाऊँगा आपको ऐसे बाहर, जाओ ठीक से रेडी होकर आओ तब ले चलूँगा। ये सुनते ही रूहानी मुंह बना के कमरे में गई और जल्दी से रेडी होकर आई। रूहान ने जब उसे देखा तो फिर से एक बार खो गया था उसके चेहरे में। रूहानी ने उससे सामने खड़े होते हुए कहा, चलें आप? ये सुन रूहान ने कहा, हाँ चलो, पर अपना ये मुंह बंद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग तुम्हें देखकर सोचे कि मैं एक बड़बोली को अपने साथ रखता हूँ, और क्या पता लोग आपको पागल समझ लें और पागल खाने भेज दें, इसलिए मुंह बंद रखना और अब चलो। ये बोल वो आगे चलने लगा और उसके पीछे रूहानी मुंह बना के। जब रूहानी बाहर आई तो रूहान ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा और बाहर खड़े नील को बाकी गार्ड्स के साथ दूसरी गाड़ी में। रूहानी ने जब देखा कि रूहान अपने साथ गार्ड्स की फौज लेकर जा रहा है तो उसने कहा, ठाकुर साहब, हम जंग पर जा रहे हैं, ये तो आपने मुझे नहीं बताया। एक्सक्यूज़ मी, हम किसी जंग में नहीं जा रहे हैं। ये बोल वो गाड़ी में उसके बगल में बैठ गया। तो इतने सारे गार्ड्स क्यों लेकर जा रहे हो? ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए, रूहान ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, इतने दुश्मन बनाते ही क्यों हैं आप कि फ़ौज की ज़रूरत पड़े आपको? अरे 2-4 अच्छे दोस्त बना लो जो सच्चाई के साथ दें, आपसे प्यार कर लें। इस बार रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करोगे या मैं अपने गार्ड से कहूँ कि आपका मुंह हमेशा के लिए बंद करें? और एक बात, इनका निशाना कभी नहीं चूकता, तो बताओ क्या सोचा है आपने? नहीं, मैं ऐसे ही शांत बैठ जाती हूँ। ये कहते हुए रूहानी खिड़की के बाहर देखने लगी। वो खुद से ही बोली, इनकी ऐसी ही हरकतों से तो इन पर गोली चलती है, सबको ऐसे धमकाते होंगे खड़ूस सिंह ठाकुर। दिल देना भूल गया भगवान, करेला कहीं का। उसे ऐसे खुद में बोलता हुआ देख रूहान ने कहा, तुम अपनी इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं कराती? दूसरों के लिए अच्छा रहेगा। इस पर रूहानी उसे घूर के देख रही थी। कुछ देर में वो एक बहुत अच्छे मॉल में थे। रूहानी रूहान के साथ अंदर गई और अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गर्ल्स सेक्शन में चली गई। रूहानी सलोनी के लिए, रूपा के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ ले रही थी। उसने सामने वाली शॉप पर देखा तो रूहान कुछ कपड़े देख रहा था। उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बिल कराया और सामान लेकर उसके पास आई और धीरे से रूहान जिस रॉ में कपड़े देख रहा था वहाँ से कपड़ों के बीच में से अचानक से उसके सामने आकर बोली, ठाकुर साहब,
ओह गॉड, तुम पागल हो रूहानी, ऐसे कौन आता है? रूहान के चेहरे पर घबराहट देखकर रूहानी ने कहा, आप डरते भी हैं? कमाल की बात है, मतलब सबको डराने धमकाने वाला भी डरता है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्जियाँ ले रहा हूँ। और कुछ पूछना है? कपड़े हैं यहाँ तो वही देखूंगा ना। ये बोल के वो टी शर्ट लेकर देखने लगा। आपको कपड़े की क्या ज़रूरत है? गिन के 3 शर्ट कपड़े पहनते हो आप। एक ऑफिस, दूसरा रात के कपड़े, तीसरा भाग के। बाकी ज़रूरत कहाँ होती है? आप तो घर पर ही नहीं रहते और घूमने आप जाते नहीं हैं। दिन भर तो आप ऑफिस के कपड़े में ही निकाल देते हैं और रात में नाइट सूट में और सुबह बस जॉगिंग सूट 2 घंटे के लिए पहनते हैं, फिर वही ऑफिस के कपड़े। आप मेरी माने तो वो इतना बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर उसे पीछे दीवार से लगा के कहा, चुप, एकदम चुप, वरना मैं सच में तुम्हें किसी डिब्बे में बंद कर किसी दरिया में फेंक दूंगा और तुम डूब के मर जाओगी। इतना बोलती हो, सर खा जाती हो। चुप अब। ये कहते हुए उसने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसे घूर के देखते हुए दूर किया। मैं ये बोल रही थी कि यहाँ दरिया नहीं है। उसके ये बोलने पर रूहान ने पीछे मुड़ के गुस्से में देखा तो रूहानी ने बगल में खड़े एक लड़के से कहा, भाई साहब आपको बुला रहे हैं। और ये बोल वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद उस लड़के ने कहा, जी बोलें, क्या बात है? कुछ नहीं, आप काम करें अपना। ये बोल रूहान गुस्से में कपड़े देखने लगा। इधर रूहानी एक ज्वेलरी शॉप पर थी। वो सलोनी के लिए कुछ देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पर गई जिसमें रुद्राक्ष के साथ त्रिशूल बना था। उसने वो ब्रेसलेट लेकर उसे पैक करा दिया और उसे अपने बैग में लेकर बाहर आई। उसके बाद वो जेंट्स वॉच शॉप पर गई। वहाँ खड़ी होकर वो वॉच देखने लगी। जब रूहान उसे खोजते हुए वहाँ आया तो उसने देखा कि रूहानी के पीछे खड़े लड़के उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी नज़र उसके पीठ पर और कमर पर है। रूहानी साड़ी पहन रखी थी और बालों को एक तरफ करके रखा था। उसका शॉल एक तरफ था। रूहान उसके पास आया और पीछे से उसके शॉल को उसे ठीक से उड़ाते हुए बोला, कभी ठीक से खुद हो करके नहीं रख सकती हो? रूहानी ने अपने शॉल को लेकर दूसरे कंधे पर रख लिया। रूहानी सामने लगी घड़ियों को देखकर कहा, अच्छा इनमें से कौन सी घड़ी जीजा जी के लिए अच्छी होगी? उसके कहने पर रूहान ने एक घड़ी उठा के उसे दी और बोला, ये वाली। रूहानी ने उसे ले लिया। रूहानी ने बड़े ठाकुर साहब के लिए भी बहुत अच्छा कुर्ता लिया। वो रूहान के साथ बाहर आई तो रूहान ने ड्राइवर से गाड़ी लाने को कहा। ड्राइवर गाड़ी लेने चला गया। रूहान को एक कॉल आ गया तो वो बात करने लगा। रूहानी वहाँ खड़ी इधर उधर घूम रही थी। तभी रूहान की नज़र रूहानी के पीछे से आ रही तेज़ गाड़ी पर पड़ी। रूहान भाग के उसके पास गया और उस गाड़ी से टक्कर लगने से पहले ही वो रूहानी को लेकर दूसरी तरफ गिर गया। रूहान ने देखा रूहानी के सर पर चोट थी। वो गाड़ी एक बार फिर पीछे से आने को हुई उन सब के पास। इतने में रूहान के गार्ड्स आ गए और वो गाड़ी टर्न लेकर आगे चली गई। उस गाड़ी का पीछा करो और उसे लेकर आना, ये बोल वो रूहानी को देखने लगा। उसके कुछ आदमी उस गाड़ी के पीछे गाड़ी लेकर निकले। इधर रूहान रूहानी के सर की चोट देखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर रूहानी बेहोश हो चुकी थी। रूहान ने उसे उठाया और गाड़ी में लिटा दिया और दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठा और रूहानी का सर अपनी गोद में रख लिया। ड्राइवर को जल्दी हॉस्पिटल चलने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी सीधे हॉस्पिटल की तरफ ले ली। रूहान के चेहरे पर इस वक्त डर घबराहट साफ दिख रही थी। वो रूहानी को एक टक देखे जा रहा था। ड्राइवर ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी तो रूहान जल्दी से बाहर निकल के रूहानी को अपने बाहों में बाहर लाया और नील अंदर जाकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। रूहान रूहानी को अंदर लेकर आया और इमरजेंसी रूम में ले जाकर लेटा दिया। नील डॉक्टर को लेकर अंदर आया तो रूहान ने उससे कहा, आप देखिए इन्हें, पता नहीं क्यों उठ नहीं रही है। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे रूहानी की जान उसमें फंस गई हो। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को कहा तो वो चला गया और उसकी नज़र अंदर ही थी। डॉक्टर ने रूहानी के सर पर पट्टी की और इंजेक्शन देकर बाहर आए तो रूहान से बोले, रिलैक्स मिस्टर सिंह, वो बिल्कुल ठीक है, बस चोट की वजह से बेहोश हो गई थी, आप देख सकते हैं उन्हें। ये बोल डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रूहान अंदर रूम में आया। रूहानी लेटी हुई थी। रूहान उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने दोनों हाथ में जकड़ते हुए सर झुका दिया। उसने सर उठा के उसे देखा और एक हाथ से उसके सर को सहलाने लगा। तभी नील ने आकर उससे कहा, सर वो मिल गया है। ये सुनते ही रूहान की आंखों में जैसे गुस्सा वापस से उतर आया। उसने रूहानी का हाथ संभाल के बिस्तर पर रखा और बाहर आ गया। वो बाहर आया तो उसने देखा उसके गार्ड्स एक लड़के को पकड़े हुए थे। वो गुस्से में उसके पास आया और उसकी गर्दन कस के पकड़ते हुए उससे बोला, जानता है तूने क्या किया है? किसे मारने की कोशिश की थी तूने, मुझे या उस लड़की को? रूहान ने उसकी गर्दन को बहुत कस के पकड़ रखा था। वो लड़का सांस भी नहीं ले पा रहा था। नील रूहान के पास आकर उससे कहा, सर उसकी गर्दन छोड़े, वो मर जाएगा और वो बोल भी नहीं पा रहा है।
उसकी बात सुन रूहान ने उस लड़के की गर्दन छोड़ उसकी कॉलर दोनों हाथों से पकड़ते हुए फिर से पूछा, किसको मारने आया था, मुझे या उस लड़की को? उस लड़के ने डरते हुए कहा, मुझे उस लड़की को मारने के लिए भेजा गया था। किसने भेजा था? सारा। सारा मैडम ने? उस लड़के के मुंह से ये सुनते ही रूहान ने उसे फर्श पर पटक दिया। उसने नील को देखते हुए कहा, इनका ध्यान रखें, हम आते हैं। ये बोल वो बाहर आया और गाड़ी लेकर सारा के घर की तरफ बढ़ गया। इधर सारा अपने बंगले में बैठी आराम से लंच कर रही थी। तभी रूहान गुस्से में उसके घर के अंदर आया। सारा ने जब रूहान को देखा तो वो मुस्कुरा के अदा के साथ उसके पास आते हुए बोली, क्या बात है, आज तो खुद पहली बार ठाकुर साहब हमारे चौखट पर चल के आए हैं, वो भी बिना बुलाए। बहुत अच्छा लगा हमें। तो बताओ क्या खिदमत करें आपकी? हम ठाकुर साहब। यही बुलाती है ना वो लड़की आपको? काफ़ी अच्छा साउंड करता है, सोचा मैं भी बोल के देखूं। वैसे वो लड़की कैसी है, जिंदा तो है ना कहीं? इतना कहना ही था कि रूहान ने उसकी गर्दन कस के पकड़ लिए। देख, उसकी गार्ड्स ने गन निकाल के रूहान पर तान ली। सारा के अब्बा जान यानी कि मिस्टर खान घर पर ही थे। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो बाहर आए। ये देखकर रूहान गुस्से में सारा का गला दबोचे खड़ा था। वो घबरा गए। सारा अभी 1 साल पहले इंडिया आई थी और उसने अपने पिता का बिजनेस संभाले रही थी। उसने रूहान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना था, पर मिस्टर खान जानते थे कि आखिर रूहान चीज़ क्या है। वो रूहान के पास जाते हुए बोले, मिस्टर सिंह क्या हो गया, आप ऐसे गुस्से में? सारा ने कुछ कर दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप प्लीज़ शांत हो जाएं। प्लीज़ उसकी गर्दन छोड़ दें, प्लीज़। उनकी बात पर रूहान ने सारा की गर्दन छोड़ दी। सारा की गर्दन जब रूहान के हाथों के पंजे से आज़ाद हुई तो उसने लंबी सांस ली। उसकी सांसें रुकने लगी थी। रूहान ने मिस्टर खान को देखते हुए कहा, मिस्टर खान अपनी बेटी को समझा लें, बताएं उसे मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, समझाते से, वरना मैं समझाने पर आया तो कहीं आपको दफनाने के लिए ना मिलेगी। आज जो गलती इसने की है सिर्फ आपके लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, और दूसरी इस बात के लिए कि ये लड़की है, वरना मैं इसका वो हश्र करता कि वो सोच भी नहीं सकती थी। आज इसने जो किया दोबारा बोल दो, ऐसा सोचे भी ना, वरना सोचने के लिए ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल रूहान जाने लगा तो सारा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखे उससे कहा, वाह, एक लड़की के लिए ठाकुर साहब, इतना गुस्सा, इतना तिलमिलाट, आखिर लगती क्या है वो आपकी, जिसे आप इतने हक से घर में रखे हैं? उससे शादी तो नहीं हुई है आपकी, तो किस रिश्ते से वो आपके घर में है? आखिर ऐसा भी क्या है रिश्ता ठाकुर साहब? ये सुन रूहान ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और सारा की तरफ गुस्से में लेकर बढ़ा। ये देख सारा डर से पीछे हटने लगी। रूहान ने उसे चाकू से जोर से उस पर वार किया तो सारा की चीख निकल गई। मिस्टर खान तो डर से कांप गए और उसके साथ वो सारे गार्ड्स भी। क्या सारा सच में रूहान के गुस्से का शिकार बन गई है? क्या सच में रूहान ने सारा को गुस्से में मार दिया? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।